स्पेशल क्लास विद स्किलटेल विद द्रुमिल सर में आपका स्वागत है। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक रहने वाला है दैट इज अबाउट हाउ टू राइट योर एग्जाम इफेक्टिवली। आप सभी ने अपने एप्लीकेशन में देखा होगा कि एक मैसेज मिला होगा आपको स्पेशल क्लास विद स्किलटेल में, जहां पे आप कैसे पेपर अच्छे से लिख पाएंगे उस बारे में बताया गया है। So first, I would like to welcome you all in this special class. Okay. सबसे पहले आप क्या सीखेंगे? हमारा आज का पूरा टॉपिक 2 सेशन में रहने वाला है, 2 पार्ट में रहने वाला है, मैं ऐसा कहूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ये बताऊंगा कि सेशन जो आपकी एग्जाम होती है, राइट, उस एग्जाम में आपको जो अपने क्वेश्चंस हैं, वो बड़े क्वेश्चंस को आप किस तरह अच्छे से लिख पाते हैं, ओके, एंड उस बड़े क्वेश्चंस को आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, ओके। एंड आफ्टर दैट मैं एक सैंपल पेपर आपको बताऊंगा कि जिसमें आप कुछ अच्छी चीजों के बारे में भी सीखेंगे और कुछ ऐसी चीजें होंगी जो आपको नहीं करनी चाहिए। वो दोनों बातों के बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ओके। सो लेट्स स्टार्ट देन, जस्ट अ सेकेंड। ओके चलिए। तो बच्चों, रेडी फॉर द सेशन? टेल मी यस और नो। Yes. 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 Yes, sir. एंड Yes, sir. यस बेटा, वेरी गुड। Yes, और sir. मैं आपको एक चीज यहाँ पे बता दूं कि ये जो टिप्स मैं आज आपको देने वाला हूँ और एक जो सैंपल पेपर मैं आपको बताऊंगा, डेफिनेटली वो आपके रिजल्ट में एक बहुत ही अच्छी इम्पैक्ट लाएगा। सो आर यू रेडी टू लर्न दैट? टेल मी यस और नो। Yes, sir. वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। ओके, चलिए। तो यहाँ से शुरुआत होती है हमारे सेशन की। तो इस पूरी प्रोसेस के बारे में अगर बात करें तो इस प्रोसेस में मेरा एक आपसे सिंपल क्वेश्चन है कि आपको प्रिपरेशन के दौरान जब आप अपने एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं, सब्जेक्ट्स मैथ्स हो गया, साइंस है, इंग्लिश है, लैंग्वेजेस हैं, अदर लैंग्वेजेस जैसे हिंदी हो गई, गुजराती हो गई, ओके। तो कौन से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं बेटा कि जिनमें आपको प्रिपेयर करने के लिए थोड़ी सी मुश्किलें होती है? क्या आप मुझे बता पाएंगे? जैसे कि लॉन्ग आंसर्स हो गए, शॉर्ट आंसर्स हो गए, शॉर्ट नोट हो गई, ओके। वन बाय वन आप आंसर दे सकते हैं। सर, साइंस में प्रॉब्लम आती है। साइंस में बेटा स्पेसिफिकली अगर आप जाएं तो कहाँ पे प्रॉब्लम आती है? एक्सपेरिमेंट में प्रॉब्लम आती है, लॉन्ग आंसर्स में प्रॉब्लम आती है, गिव रीजंस में प्रॉब्लम आती है, ओके। अच्छा, सोशल साइंस में भी शायद आपको बहुत से लंबे क्वेश्चंस ऐसे मिलते होंगे, उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है आपको? हाँ, यस, आंसर इन डिटेल। कुछ डेट्स याद रखनी पड़ती होंगी आपको, है ना? तो ये जो प्रॉब्लम्स है सारी बेटा, वो आज के सेशन के बाद शायद आपके प्रिपरेशन की जर्नी में नहीं रहेंगी। मैं इतना गारंटी से कह सकता हूँ कि आप अगर इस वे में जाएंगे तो यू विल डेफिनेटली सी सम डिफरेंस इन योर रिजल्ट एज वेल एज योर पेपर। आप देखेंगे कि मैं अगर इस टिप्स को फॉलो करता हूँ तो जेन्युइनली मुझे डिफरेंस दिख रहा है, ओके। सो यहाँ पे मैं आपको कुछ 8 टिप्स देने वाला हूँ। ये 8 टिप्स ऐसी होंगी कि जो ऐसा जरूरी नहीं है कि 8 टिप्स कंप्लीटली सबके लिए एप्लीकेबल है। कुछ टिप्स ऐसी है कि जरूरी है, कुछ ऐसी है कि जो आप शायद करते होंगे, जो आप नहीं भी करते, पॉसिबल है सारे इसके वे, ओके। चलिए, तो जस्ट अ सेकेंड, ओके। नाउ सो अगर फर्स्ट मैं बात करूं कि क्या ऐसा वे है जिससे आप अच्छे से लिख पाएंगे। देखो, जब भी आप बड़े आंसर्स स्पेसिफिकली जब रीड करते हैं तो मेरा एक आपको ये सजेशन रहेगा
कि आप अपने जो आंसर्स हैं उसे 2 बार रीड कीजिए। अब जब आप 2 टाइम्स उसे रीड करते हैं, 2 बार उसे रीड करते हैं, तो क्या होता क्या है कि वो लॉजिक क्लियर हो जाता है आपके दिमाग में। जब भी आप आंसर को रीड करते हैं 2 बार, रीड द आंसर्स ट्वाइस। ऐसा 2 बार रीड करने का मेरा कहने का मीनिंग इसके पीछे ये है कि फर्स्ट टाइम में आप पूरे कंटेंट को पढ़ते हैं एंड देन आफ्टर उसे समझते हैं। तो सेकंड टाइम जो आप पढ़ते हैं, जो सेकंड टाइम उसे रीड करते हैं, तो जो प्रॉपर लॉजिक है वो आपको समझ में आ जाता है कि एक्चुअली जो हमारा आंसर है वो क्या कहना चाहता है। आप क्वेश्चन को भी 2 बार पढ़ सकते हैं कि एक्चुअली क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। जनरली होता क्या है बच्चे कि क्वेश्चंस पढ़ते हैं और आंसर कुछ अलग ही होता है। तो ये जब आप एग्जाम में बैठे हैं या तो फिर आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो हमेशा क्वेश्चन एंड आंसर को 2 बार पढ़ने का ट्राई कीजिए और फुल कंसंट्रेशन के साथ। कंसंट्रेशन अगर थोड़ा सा भी अगर डाइवर्ट होगा तो लिटरली वो आपको इफेक्ट वहां पे दिख जाएगी। तो फर्स्ट चीज जो आपको हमेशा ध्यान रखनी है प्रिपरेशन के दौरान, या तो मैथमेटिक्स में आप सम्स गिन रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ट्राई कीजिए कि वो हमेशा 2 बार हो, ताकि कोई भी गलती आप जो करने जा रहे हैं फर्स्ट टाइम में वो आपकी ओवरकम हो जाए सेकंड टाइम। सो इट्स रिक्वेस्ट कि हमेशा एक जो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी होती है उसमें ये तो जरूर आप मेंशन कीजिए। बहुत से बच्चे होंगे कि जो आंसर को 2-3 बार पढ़ते हैं, जहां तक एकदम कंप्लीटली ना हो जाए वहां तक पढ़ते हैं, राइट? ऐसा है कि नहीं है बेटा कि आप हमेशा? हाँ, वेरी गुड। तो ये तो चलिए आप ये फॉलो तो करते ही हैं प्रिपरेशन में। ओके, तो अब अगर बात करें सेकंड, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है अंडरस्टैंड द लॉजिक। देखिए, बहुत से पेरेंट्स की एक कंप्लेन रहती है और शायद टीचर्स की भी है कि बच्चे है ना रट्टा मारते हैं। रट्टा बिल्कुल भी नहीं मारना चाहिए। अब ये ना करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? मतलब रट्टा नहीं मारना है तो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक कि एक्चुअली लाइन बाय लाइन इसमें कहना क्या चाहते हैं। अगर नहीं पता चल रहा तो आपके लिए टीचर्स अवेलेबल है, आप उनसे पूछिए कि आंसर में क्या कहना चाह रहे हैं। उसको सिर्फ याद रखने से इनफ नहीं है, उसे आपको समझना पड़ेगा कि लॉजिक एक्चुअली क्या है। कोई एक एग्जांपल लेके समझे, अगर कि साइंस में ही अगर आप देखेंगे तो फिजिक्स में एक चैप्टर है मोशन, राइट, एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। आप ये देखेंगे तो वो रट्टा मारने के लायक नहीं है कि ऐसा चैप्टर है कि आप सिर्फ पढ़ के सिर्फ निकल जाएंगे। दैट इज नॉट द थिंग। आपको उसके लॉजिक के पीछे समझना होगा कि एक्चुअली अगर मुझे ऐसा कहा गया है कि रोटेशन है, तो रोटेशन कहाँ मुझे देखने को मिलता है, बुक में क्या कहना चाहते हैं। और साथ ही साथ आप पढ़ने के दौरान अगर वो चीजों को अपने दिमाग में इमेजिन करेंगे तो बहुत ही इम्पैक्टफुल रहेगा जो भी मेमोरी, क्योंकि जब आप इमेजिन करते हैं तो आप 100% उसमें इन्वॉल्व हैं, राइट? तो जो भी आंसर है उसे हमेशा लॉजिक के साथ पढ़ने का ट्राई कीजिए, उसे अंडरस्टैंड कीजिए। अदरवाइज क्या होगा कि आप जब एग्जाम में जाएंगे ना, तो आई डोंट थिंक कि आपको सारा 100% याद रहेगा। और ऐसा करने के लिए आपको लॉजिकली जाना है, और लॉजिकली इन द सेंस नॉट राइटिंग कॉपी टू कॉपी, राइट? समझना है कि एक्चुअली उसमें कहा क्या है। अगर समझ गए तो एक्सप्लेन भी कर पाओगे। ओके, तो सेकंड स्टेप है, सेकंड टिप है। जो थर्ड है, जो कि बहुत से बच्चे हमेशा ट्राई करते हैं कि आपके पास जो भी मटेरियल है, शायद आपके पास एक बुक है, आपके पास कोई रेफरेंस बुक है, तो प्रॉब्लम क्या रहता है पता है बच्चों? शायद आप इसमें एग्री करेंगे कि आप हमेशा ये ट्राई करते हैं कि जो आपको आंसर्स मिले हैं उसी को आपको एग्जाम में लिखना है। क्या ऐसा होता है बेटा? Yes, sir. यस। एक बुक है आपके पास, उसमें एक क्वेश्चन है और उसका आंसर है, तो आपने जो पढ़ा है आप ट्राई करते हैं कि उसी आंसर को मैं एग्जाम में जाके लिखूं तो ही मुझे पूरे मार्क्स मिलेंगे। बट बेटा ये तो वन काइंड ऑफ एक रट्टा मारना ही हो गया कि आपने जो पढ़ा है वही आप वहां पे लिख के आते हैं। आप कितना समझे हैं, दैट इज द मेन पर्पस ऑफ योर प्रिपरेशन, योर एग्जाम्स। तो हमेशा जो सेकंड स्टेप है जहां पे आप लॉजिक को फॉलो करते हैं, ओके, तो लॉजिक को फॉलो करने के साथ साथ अभी एग्जाम में आपको क्या करना है कि आप जो समझे हैं उसे अपने शब्दों में लिखने का ट्राई कीजिए।
अगर मोशन को आप समझे है कि कोई भी ऐसी चीज के जो टाइम के साथ अपना जो प्लेस है वो चेंज कर रही है, तो उसे आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। बुक में भले ना एकदम टेक्स्ट बुक लैंग्वेज में आपको दिया है, बट आपने आंसर तो वही दिया है, राइट? आप टीचर को वही चीज समझा रहे हैं जो आप समझे हैं, राइट? तो हमेशा ये प्रेशर में नहीं रहना चाहिए कि मुझे बुक का ही आंसर लिखना है, मुझे सिर्फ और सिर्फ समझना है और अपने शब्दों में मुझे एक्सप्लेन करना है, ताकि आपको भी पता चले कि मैं जो समझा है वो किस तरह से मैं लिख पाता हूँ, राइट? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आपको समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ बेटा? यस, फर्स्ट क्या है, आपको आंसर्स को 2 बार पढ़ना है। सेकेंडली उसमें छुपा लॉजिक समझना है, एंड थर्ड उस लॉजिक को, उस आंसर को आपको अपने शब्दों में वहां पे लिखना है। तो आपका जो पेपर है वो लिटरली सबसे अलग दिखेगा, राइट? अगर फोर्थ टॉपिक की बात करें, अब ये पर्टिकुलरली जो बड़े स्टूडेंट्स होते हैं, राइट, ये जो लाइक कॉलेज में होते हैं, 8th में, 9th में या तो 10th में, इनमें रहे स्टूडेंट्स में ये एक चीज बहुत ही हमें देखने को मिलती है एज ए टीचर, कि जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं वो फ्लो चार्ट बनाते हैं। अब मेक फ्लो चार्ट्स यहाँ पे मैंने बताया, तो ये फ्लो चार्ट एक्चुअली है क्या? देखिए, इसे एक बहुत ही सिंपल वे में समझते हैं। आप सभी प्रोजेक्ट करते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट के कुछ चार्ट्स बनाते होंगे, लाइक एसएस में आपको, हाँ, एसएस में आपको कोई भी एक पर्सन के बारे में, हिस्ट्री में जो था उनके बारे में चार्ट बनाने को दिया। यस, हाँ, तो आप वहां पे उनका पिक्चर स्टिक करते हैं, उनके बारे में लिखते हैं। अब फ्लो चार्ट, फ्लो यानी कि क्या होता है? एक ऐसी प्रोसेस की जो स्टेप बाय स्टेप जाती है। तो इस पैटर्न को अगर आप यूज करते हैं, लाइक ये स्पेशली बड़े आंसर्स के लिए बहुत ही यूजफुल रहता है कि फ्लो चार्ट अगर आप बनाते हैं। फ्लो चार्ट, अब क्या हो जाएगा, बच्चों के दिमाग में, आपके दिमाग में ये आएगा कि फ्लो चार्ट एक्चुअली बहुत ही हार्ड है। नहीं बेटा, हमेशा एक चीज याद रखो कि जो नोट्स होती है वो कोई भी एक स्पेसिफिक नहीं होती, वो स्टूडेंट टू स्टूडेंट चेंज होती रहती है। कि कोई एक स्टूडेंट ने ऐसी नोट्स बनाई तो वो अपने समझने के लिए, किसी और के लिए नहीं है। तो फ्लो चार्ट भी वही सेम चीज है, नोट्स का ही एक पार्ट है कि आप लंबे आंसर्स को समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप एक ऐसा फ्लो बनाते हैं कि चलो पहला पॉइंट ये हुआ। जैसे आप एसएस में कर सकते हैं कि एसएस में जैसे पृथ्वीराज चौहान है, देन आफ्टर आप जो फ्रीडम फाइटर्स है उनका जन्म यहाँ पे हुआ, उन्होंने पढ़ाई यहाँ पे की, देन आफ्टर वो कॉलेज में यहाँ पे गए, उनका करियर ऐसे स्टार्ट हुआ। जैसे गांधी जी के बारे में अगर आपको लिखना है तो उनका जन्म इस तारीख को हुआ, उनकी जो बेसिक स्टडीज है वो इंडिया में ऐसे हुई, देन आफ्टर ही वेंट टू अफ्रीका। तो ये फ्लो चार्ट में आप बनाएंगे तो आप देखो कितना इजीली रहेगा। और एक चीज यहाँ पे मैं अगर मेंशन करूं कि क्या आपको बेटा मूवीज में बोले हुए डायलॉग्स जल्दी याद रह जाते हैं, हाँ या ना? यस सर। और वहां पे जो सीन बताए जाते हैं, जैसे कि चेन्नई एक्सप्रेस में एक बहुत ही अच्छा सीन बताया था, लाइक वाटरफॉल का, जहाँ पे पहाड़ों को लिया गया था उस सीन में, तो वो सीन हमेशा याद रह जाता है हमें। क्यों? बिकॉज हमें बेटा वो देखने को मिलता है, जो हम देखते हैं वो बहुत ही अच्छे से याद रहते हैं। तो फ्लो चार्ट्स भी एक अच्छा काम करते हैं कि वो पिक्टोरियल मेमोरी बनाते हैं हमारे दिमाग में। तो जब भी हम एग्जाम में जाते हैं, एग्जाम देने के लिए, तो हमारे दिमाग में वो पिक्टोरियल मेमोरी क्या होती है, रिवाइंड होती है कि हाँ हाँ गांधी जी के बारे में है तो ये फ्लो चार्ट है। अब आपको लिखना तो आ ही जाएगा आपके पास अगर मेन पॉइंट है तो, राइट? तो ये एक जो मेन इम्पैक्टफुल एक मेथड है वो आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, राइट? चलिए अब नेक्स्ट बात करूं तो फिफ्थ वन इज, ये तो बहुत ही एक क्या कहते हैं कि लाइक एक बहुत ही यूजफुल है। शायद थोड़ा एक ऐसा लगेगा कि सर ऐसा कैसे हो सकता है। देखिए मैंने क्या लिखा है कि रिमेंबर आंसर इन द फॉर्म ऑफ अ सॉन्ग। देखिए सॉन्ग हम सुनते हैं तो उसके लिरिक्स हमारे दिमाग में छिप जाते हैं। जैसे एक फेवरेट सॉन्ग आएगा, जैसे मान लो कि अभी रिसेंटली कौन सा सॉन्ग है फेमस बेटा, आप बता सकते हैं? उसके लिरिक्स आप शायद एकदम दिमाग में छिप गए होंगे। तेरी मिट्टी। हाँ, तेरी मिट्टी, हाँ, वेरी गुड। देन आफ्टर कोई और? हाँ, राता लंबिया, अरे वाह। तो राता लंबिया हम दिन में 2 बार सुने तो उसके लिरिक्स हमको याद हो जाते हैं। तो ये जो एक फिफ्थ टिप है, ये फिफ्थ टिप इज लाइक कि आपको अगर कोई ऐसा सॉन्ग है कि जो याद नहीं रह रहा, सॉरी, आपको कोई ऐसा आंसर है कि जो याद नहीं रहता, तो क्या कीजिए पता है कि आपका कोई एक फेवरेट सॉन्ग है और उसकी लिरिक्स और उसका जो ट्यून है, उस ट्यून के साथ आप अपने आंसर्स को मैच कर सकते हैं।
आपका जो लॉन्ग आंसर है उसे आप सॉन्ग के साथ मैच करके उसे ट्राई कीजिए याद करने का। हाँ, शुरुआत में ये थोड़ा आपको हार्ड लगेगा, बट धीरे 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 करके आपको वो जो प्रोसेस है वो पूरी एकदम कंप्लीटली आ जाएगी। ओके, चलिए अब नेक्स्ट जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 6th इज फोकस ऑन व्हाट यू कैन डू इजीली। ओके, अब ये स्पेशली लॉन्ग आंसर में प्रॉब्लम होती है। जैसे कि शुरुआत में बहुत से स्टूडेंट्स ने बताया कि सर हमें तो गिव रीजन में प्रॉब्लम होती है, सर हमें एसएस में ये शॉर्ट नोट्स याद रखने में प्रॉब्लम होती है, सर हमें एक्सपेरिमेंट्स में प्रॉब्लम होती है। पर बेटा, जब भी आप प्रिपरेशन करते हैं तो एक ये स्ट्रेटेजी आप अपने प्रिपरेशन में ऐड कर सकते हैं कि आपको जो चीजें इजी लगती है, आपको जो चीजें ऐसा लगता है कि मुझे इसमें टाइम कम दूंगा तो भी चलेगा, तो उस पर ज्यादा फोकस कीजिए। पहले फर्स्ट उसको टाइम दीजिए कि आपको जो आता है उसमें से तो मार्क्स आपके कट होने ही नहीं चाहिए ना। जनरली होता क्या है, स्टूडेंट्स जो चीजें हार्ड लगते हैं उसमें टाइम देते हैं, ऑब्वियसली देना चाहिए, बट अगर वो टाइम बैलेंस नहीं होता तो जो आपको आता है वहां से भी मार्क आपके कटने लगते हैं, तो रिजल्ट का उस पर असर होता है, राइट। तो आपको क्या करना है कि जो आंसर्स, जो टॉपिक्स आपको पहले आते हैं वो आप एकदम 100% कर लीजिए, एंड देन आफ्टर आपके पास जो टाइम बचा है उसमें ऐसी चीजों पे आप फोकस कीजिए। जैसे कि एक्सपेरिमेंट का सबने बताया, तो उस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए, राइट। बट फर्स्ट आपके पास आपकी जो कैपेबिलिटी है, जैसे मैथ्स में किसी को अलजेब्रा का सम बहुत ही अच्छे से आता है, राइट, मेंसुरेशन नहीं आता है इतना अच्छे से, तो आप मेंसुरेशन को थोड़ा बाद में रखिए, अलजेब्रा को कर लीजिए, राइट। सो अलजेब्रा क्या होगा कि आपका कंप्लीट फोकस रहेगा और कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा कि आप जब अलजेब्रा के सम करेंगे, एक्सपेरिमेंट्स अगर आते हैं तो उनको करेंगे अच्छे से, तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ अब मुझे प्रिपरेशन में एक मजा आ रहा है, जो मुझे आता है वो मैंने कर लिया है, उसमें से मेरे मार्क कटने के कोई चांसेस नहीं है ना। ऐसा होता है बेटा कि जब भी आप प्रिपेयर करने जाते हो तो कुछ पार्ट ऐसे होते हैं कि जो आपको हार्ड लगते हैं, तो हमेशा आपको क्या ट्राई करना है बेटा कि जो आपको इजीली आता है, जो आप अच्छे से कर पाते हैं उसे आप कंप्लीट कर दीजिए, बाद में आप जो हार्ड चीजें हैं उनको थोड़ा टाइम दीजिए। ओके, समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या कह रहा हूँ बच्चों? यस और नो? यस सर। और हाँ, और मैं एक और क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ बेटा कि ये जो आपकी एग्जाम आ रही है इसमें आप जरूर ये जो टिप्स मैंने बताई है वो अप्लाई करेंगे कि नहीं करेंगे? यस और नो? टेल मी। और अभी अभी और एक चीज चलिए, अभी लास्ट 2 टिप्स बाकी है। देखिए ये भी स्पेशली जो लॉन्ग आंसर्स होते हैं उनके लिए है। लॉन्ग आंसर्स के जो 4 मार्क्स के लिए, 5 मार्क्स के लिए आपको पूछे जाते हैं। देखिए, चलिए अगर मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊं कि एक बड़ा सा लड्डू, एक बड़ा सा एप्पल मैं आपको दे दूं खाने के लिए, तो क्या एक ही बाइट में आप उसे खा पाएंगे? हाँ, नहीं खा पाएंगे। आप क्या करते हैं, मम्मी को बोलते हैं मम्मी, हाँ मम्मी प्लीज आप मुझे इसे पीसेस में कन्वर्ट कर दीजिए तो ही मैं इसे अच्छे से खा पाऊंगा। या तो फिर आप क्या करते हैं, छोटे छोटे बाइट लेके इस एप्पल को कंप्लीट कर देते हैं, है ना। तो आप आंसर में भी वही सेम चीज कर सकते हैं कि एक बड़ा सा आंसर है तो क्या आप उसे पार्ट्स में डिवाइड नहीं कर सकते, अलग अलग पार्ट्स में, ताकि आपको। मैं तो वैसा ही करती हूँ। अरे वेरी गुड बेटा, आपका नाम क्या है? आयुषी। आयुषी, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आप ऐसा करते हैं तो सर मैं भी। अरे वो वेरी गुड बेटा। देखिए यस सर, मुझे एसएस के लॉन्ग आंसर ऐसे ही याद रहते हैं। ऐसे ही याद रहते हैं। ओके बेटा, आप थोड़ा सा मुझे शेयर करेंगे कि आप कैसे प्रिपेयर करते हो एसएस के लॉन्ग आंसर्स को? यस सर। हाँ सर जब आंसर स्टार्ट होता है तब से मैं जहाँ पर डॉट फिनिश होता है या तो एक लाइन से एक लाइन तक मैं लर्न करती हूँ। ओके, तो वैसे यस सर। ओके, यानी कि 1-2 लाइन अगर आप पहले करेंगे, फिर दूसरी 2 लाइंस करेंगे, फिर करेंगे, तो एक पूरा आंसर आप अच्छे से समझ पाएंगे, उसके पीछे के लॉजिक को समझ पाएंगे, राइट? यस सर, जैसे छोटे बच्चे को याद रखवाना हो तो उसे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वैसे मैं आंसर्स को पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ। एग्जैक्टली, वेरी गुड बेटा। ओके, सो आयुषी, आई रियली लाइक्ड दैट कि आप
पहले से ही ये करते आ रहे हैं। चलिए अब लास्ट टिप जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दैट इज द रिविजन। ओके, जो कि आज के सेशन में भी हम करने वाले हैं। रिविजन आपके जो मार्क्स कटने के जो चांसेस है उसको बहुत ही एकदम जीरो कर देगा। मैं ऐसा कह सकता हूँ कि रिविजन क्या है कि रिफ्लेक्ट कर रहे हो आप। देखो जैसे मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, रिफ्लेक्ट, रीथिंक एंड रिवाइज। तो जितना भी आपने पढ़ा है अगर आप रिविजन नहीं करते तो देयर आर चांसेस कि आप कुछ मिस कर देंगे। सो आई वुड डेफिनेटली मैं कहूंगा कि आप ये तो रिवीजन वाले पार्ट को तो कभी भी मिस मत कीजिए। अगर आपकी 100% प्रिपरेशन भले नहीं हुई है लेकिन अगर 80% भी हुई है तो उसे भी रिवाइज करना बिल्कुल ना भूलें। ओके, सो आई होप कि आपको इस 8 टिप्स में से सारी टिप्स अगर आप अप्लाई करना चाहे तो भी कर सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जो पहले से ही कुछ चीजों को करते आ रहे हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिनको पहली बार ये समझ में आ रहा है। तो जैसे कि हमने कहा कि रिवीजन करना जरूरी है, तो यहाँ पे भी मैंने 8 टिप्स को समराइज किया है। फर्स्ट टॉपिक क्या है बेटा? रीड आंसर्स ट्वाइस, 2 बार पढ़ना है। देन आफ्टर उसके पीछे के लॉजिक को समझना है, अंडरस्टैंड लॉजिक। थर्ड, उस समझे हुए लॉजिक को अपने वर्ड्स में लिखना है। एंड देन आफ्टर उसके फ्लो चार्ट्स आप बना सकते हैं। आप सॉन्ग्स भी बना सकते हैं इफ पॉसिबल। अगर आपके पास टाइम है तो आप उसे सॉन्ग्स के फॉर्म में भी याद रख सकते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसे रेयर क्वेश्चंस के लिए होगा कि जो आपको समझ में नहीं आ रहे, जो जरूरी है कई बार याद करना, जो थियोरिटिकल होते हैं। ओके, देन फोकस ऑन इजी पार्ट। देन आफ्टर ट्राई टू स्प्लिट द आंसर्स एंड वेरी इंपॉर्टेंट द 8th वन, रिविजन। राइट, चलिए अब मैं आपको एक स्टूडेंट का पेपर आपको यहाँ पे बताता हूँ जिन्होंने मुझे शेयर किया था। तो देखिए यहाँ पे एक स्टूडेंट का मुझे आंसर शीट है, उनकी एग्जाम रिसेंटली कंप्लीट हुई थी। तो अब देखिए एमसीक्यू होते हैं, तो एमसीक्यू में आपको क्या करना है बेटा कि हमेशा ऑप्शन के साथ आंसर को भी लिखिए। कई बच्चे क्या करते हैं पता है, सिर्फ ऑप्शन लिखेंगे, आंसर नहीं लिखेंगे, या तो आंसर लिखेंगे और ऑप्शन नहीं लिखेंगे। लेकिन हमेशा ये पैटर्न को आप हमेशा फॉलो कर सकते हैं। अपने कॉलेज में भी जब एग्जाम आएंगे तो इसी पैटर्न को फॉलो करना है कि इनकेस एमसीक्यू है तो हमेशा उस ऑप्शन एंड देन आंसर को आप लिखिए। ये एक चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। सेकंड, अब देखिए ये आपको कुछ कटा हुआ दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं? राइट, जिन्होंने यहाँ पे कुछ जैसे कि अगर गलती हो गई तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे पेन से ऐसे कलर करते हैं, वैसे हम लोग स्केच बुक में नहीं करते, वैसा कर दिया। तो ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? यस सर। ये वाला पार्ट जो है, हाँ वेरी गुड बेटा। ये वाला जो पोर्शन है ना, जहाँ पे ये रॉन्ग लिखा हुआ है उन्होंने, तो ऐसा कभी नहीं करो। ट्राई के जब भी आप पेन से लिखते हो तो अगर आपको व्हाइटनर अगर अलाउ है तो व्हाइटनर से आप उसे मिटा सकते हैं, या तो फिर एक पेंसिल से आप उसे करिए। We can do with pen. Yes, we can do with pencil also. So हमारा जो प्रेजेंटेशन है वो नहीं बिगड़ेगा। तो अब आपकी जो एग्जाम्स आ रही है ज्यादातर ये प्रॉब्लम मैथमेटिक्स में होता है। हाँ, चौक से भी कर सकते हैं। वेरी गुड बेटा। तो ये प्रेजेंटेशन को बिगाड़ता है, तो ऐसी चीज कभी नहीं करनी चाहिए। ओके, देन आफ्टर अगर मैं एक और चीज मेंशन करूं तो देखिए इनका एक छोटा सा प्रॉब्लम है लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ी क्रिएट करता है। आपको ये जो क्वेश्चन नंबर 16 दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन नंबर 16 में हमेशा हमें ये जो मार्जिन दिया होता है, राइट, जहां पे मैं हाईलाइट किया हुआ है, ये मार्जिन को टच करके लिखो। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो फर्स्ट लाइन है जो मार्जिन के एकदम थोड़ा सा नजदीक है, बाद में सेकंड लाइन थोड़ी दूर जा रही है और थर्ड लाइन बाद में नजदीक आ जा रही है। तो इस वजह से होता क्या है कि आपका जो आंसर है वो अनइवन बन जाता है, मतलब एक लाइन आगे है एक लाइन पीछे है। तो एक फॉर्मेट आपका रहना चाहिए कि जहां पे आप मार्जिन को टच करके लिखेंगे। तो ये एक चीज आप अपने एग्जाम के दौरान याद रख सकते हैं। देखिए सेम चीज यहाँ पे फिर से फॉलो हो रही है क्वेश्चन नंबर 19 में, है ना, दिख रहा है बेटा आपको कि नीचे 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 जा रहा है ऐसे साइड में, राइट हैंड साइड सब। सर आई डू विद पेंसिल। हाँ यस सर। तो एक मार्जिन हमेशा इसे फॉलो कीजिए कि स्ट्रेट आंसर लिखना चाहिए। देखिए ये देखिए कैसा जा रहा है, एक डायगोनल बन रहा है पूरा, एकदम डिक्लाइन पूरा हो रहा है, राइट। तो ये कभी आपको नहीं करना है ताकि आपके एग्जाम में। अब यहाँ पे एक लीफ का डायग्राम है। ओके, कई बच्चे क्या करते पता है कि डायग्राम तो ड्रॉ कर दिया, फिगर तो ड्रॉ कर दी, बट उसका नॉमेनक्लेचर नहीं करते।
तो फिर पता कैसे चलेगा कि कौन सा पार्ट क्या है? ओके, तो ये जो हमारा फिगर है, इस फिगर में नॉमेनक्लेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि वेन्स है तो वो बताओ, लेमिना है तो उसको बताओ, मिडरिप, पेट्रियोल है, इन सबको डिनोट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, और तभी फिगर आइडेंटिफाई होती है कि उसमें एक्चुअली क्या बताना चाहते हैं आप, राइट? ओके, चलिए, तो ये एक चीज आपको याद रखनी है, और हमेशा ट्राई कीजिए कि आप अपना आंसर जस्टिफाई करें। ओके, हो सके तो गलतियां जितनी हो उतनी कम करें, प्रेजेंटेशन को अच्छा रखने का ट्राई कीजिए। ओके, तो यहाँ मेरा जो सेशन है वो कंप्लीट होता है, जो मुझे आपको बताना था वो कंप्लीट मैंने यहाँ से आपको टिप दे दी है। एंड नाउ इफ यू वांट टू आस्क मी एनीथिंग, ओके, कि आप अगर कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं। ओके,